कंपटीशन एक्ट 2002 में है 9 चैप्टर्स एंड 66 सेक्शंस। ये आया था 2003 में। एक्ट 2002 का है क्योंकि ड्राफ्ट तब का था, लेकिन ये एक्ट नंबर 12 है 2003 का। इसको असेंट मिली प्रेसिडेंट की 30 जनवरी 2003 में, और ये 53rd ईयर ऑफ रिपब्लिक जो कि 2003 है उसमें आया था। इसका ऑब्जेक्टिव है कीपिंग इन व्यू ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इसके लिए एक इस्टेब्लिश करना कमीशन जो कि प्रिवेंट करे प्रैक्टिसेस को जो कंपटीशन को अफेक्ट करती हो, प्रमोट और सस्टेन करना कंपटीशन को, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स और इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड। इसमें उससे जो रिलेटेड बाकी मैटर्स भी हैं उनको भी कवर करना इस एक्ट की जिम्मेदारी है या उसका पर्पज़ है। सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल में है कंपनीज एक्ट 2002, इसका शॉर्ट टाइटल, इसका नाम है। एक्सटेंट है मतलब इसकी एप्लीकेबिलिटी है होल ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर इंक्लूडेड 2019 के बाद से, JNK ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद से। फिर सी में है, सी का मतलब जो सब क्लास 3 में है कि डिफरेंट जो डेट्स में इसका कमेंसमेंट होगा, मतलब डिफरेंट जो पार्ट्स और प्रोविजंस है वो डिफरेंट डेट को गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल गजेट से अनाउंस करके अप्लाई करवा सकती है। जस्ट लाइक कंपनीज एक्ट, जिसका कुछ प्रोविजंस पहले फिर कुछ प्रोविजंस बाद में अप्लाई हुए, सिमिलरली इस केस में भी ऐसा ही होगा। फिर डेफिनेशंस में आ जाता है तो एक्विजिशन का मतलब है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्वायरिंग और अग्रीइंग टू एक्वायर। क्या? तो शेयर, वोटिंग राइट्स, एसेट्स ऑफ एनी एंटरप्राइज, या फिर कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट और कंट्रोल ओवर एसेट्स ऑफ एनी एंटरप्राइज। तो या तो उसके मैनेजमेंट या उसके एसेट्स पे कंट्रोल, या उसके शेयर, वोटिंग राइट्स और एसेट्स को एक्वायर करना ऑफ दैट एंटरप्राइज। कैसे? डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, एक्वायरिंग और अग्रीइंग टू एक्वायर। यह आ जाएगा एक्विजिशन का मतलब। एग्रीमेंट सेक्शन 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया है, जिसमें दिया है प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। तो यहाँ पे एग्रीमेंट का मतलब है फॉर्मल राइटिंग में हो चाहे ना हो कोई भी ऐसा अरेंजमेंट और अंडरस्टैंडिंग और एक्शन इन कंसर्ट, चाहे वो फॉर्मल राइटिंग में हो या ना हो, चाहे वो इंटेंडेड टू बी इन्फोर्सिबल बाय लीगल प्रोसीडिंग हो चाहे ना हो, उसको एग्रीमेंट माना जाएगा। अपीलेट ट्रिब्यूनल दिया हुआ है, NCLT को अपीलेट ट्रिब्यूनल कहेंगे, जो कि दिया है 53A ऑफ दिस एक्ट में, जिसमें हम नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को ही अपीलेट ट्रिब्यूनल कहते हैं। तो इसके केस में भी और कंपनीज एक्ट के अंदर जो दिया है NCLT वही अप्लाई होगा। फिर कार्टेल का मतलब है प्रोड्यूसर, सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स का एसोसिएशन, जो अग्रीमेंट से आपस में एग्रीमेंट करके लिमिट या कंट्रोल करते हैं या अटेम्प्ट करते हैं कंट्रोल करने का प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, सेल को, प्राइस को, और जो ट्रेड इन गुड्स और प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज उसको कहेंगे कार्टेल, यानी कि एक ग्रुप। इसमें बायर्स को इंक्लूड नहीं किया है, तो बायर्स चाहे तो ग्रुप बना सकते हैं, उसको कार्टेल नहीं बोलेंगे। लेकिन प्रोड्यूसर, सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रेडर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स जब ग्रुप बनाएंगे इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, तो वो हो जाएंगे कार्टेल। फिर कमीशन दिया है सेक्शन 7 में, चेयरपर्सन दिया है सेक्शन 8 में, कमिटमेंट दिया है सेक्शन 48B में। फिर आते हैं कंज्यूमर पे। कंज्यूमर दिया है F में, तो जो याद करना है वो है कंज्यूमर, कार्टेल, अपीलेट ट्रिब्यूनल, अग्रीमेंट, एक्विजिशन। कंज्यूमर में है ऐसा पर्सन जिसने खरीदा हो क्या, गुड्स। कैसे? कंसिडरेशन कैसा हो, या तो पेड हो सकता है या प्रोमिस्ड हो सकता है कि बाद में पे करूँगा, या पार्टली पेड या पार्टली प्रोमिस्ड हो सकता है। तो ऐसे केसेस में जिसमें डिफ़र्ड पेमेंट हो, जैसे कि जो कि है EMI के केसेस में, अगर ओनर या सेलर ऑफ गुड्स परमिट कर रहा है यूज़ करने के लिए, तो उसको जो यूज़ कर रहा है वो भी कंज्यूमर के डेफिनेशन के अंदर आएगा। फिर सर्विसेज भी इसमें इंक्लूडेड है, तो पहला था गुड्स, दूसरा है सर्विसेज। सर्विसेज केस में भी या तो पेड है या तो प्रोमिस्ड है या तो पार्टली पेड या पार्टली प्रोमिस्ड है, और उसमें भी डिफ़र्ड पेमेंट के केस में वो सेलर के मर्जी से उसको फिर यूज़ कर रहा है। फिर डायरेक्टर जनरल है सेक्शन 16 में। एंटरप्राइज में का मतलब है कोई भी ऐसा पर्सन या डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट भी इसमें इंक्लूड होगा। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट के अंदर इंक्लूड होंगे यूनिट्स, डिविजन्स, सब्सिडरीज जो कि एंगेज करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, स्टोरेज, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्विजिशन, कंट्रोल ऑफ आर्टिकल्स और गुड्स और द प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज और ऑफ एनी काइंड और इन investment or in the business of acquiring, holding, underwriting or dealing with shares, debentures or other securities of any other body corporate, either directly or through any of its units or divisions or subsidiaries, but does not include any of the government relatable to sovereign functions। तो ये सारे फंक्शन अगर परफॉर्म कर रहा है तो वो इकोनॉमिक फंक्शन कहलाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और उसको एंटरप्राइज के डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड करेगा। लेकिन अगर ये 4 फंक्शन वो परफॉर्म करता है, जो कि एटॉमिक एनर्जी, करेंसी, डिफेंस और स्पेस से रिलेटेड है, तो अगर ऐसा कोई डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कैरी करता है ऐसा फंक्शन, तो उसको एंटरप्राइज के मीनिंग के अंदर नहीं लेंगे फॉर पर्पज ऑफ दिस एक्ट। इसमें एक्सप्लेन किया है एक्टिविटी में प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन को भी इंक्लूड करेगा। आर्टिकल में न्यू आर्टिकल, सर्विस में न्यू सर्विसेज,
यूनिट में, डिवीज़न में जो है इंक्लूड करेगा कोई प्लांट, फैक्ट्री फॉर प्रोडक्शन, स्टोरेज, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्विजिशन और कंट्रोल ऑफ एनी आर्टिकल्स, इसको भी इंक्लूड करेगा। फिर एनी ब्रांच और ऑफिस जिसको नया इस्टेब्लिश किया है ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, उसको भी इंक्लूड करेगा एंटरप्राइज के मीनिंग के अंदर। यहाँ पे गुड्स का मतलब जो सेल ऑफ गुड्स है उसके अंदर जो सेक्शन 2 है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 सेक्शन 2 के सब क्लॉज 7 में जो दिया है मीनिंग वो अप्लाई होगा। उसके अंदर इंक्लूड होता है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, प्रोसेस्ड और माइंड। यहाँ पे आते हैं प्रोडक्ट, फिर जिसको मैन्युफैक्चर किया हो, प्रोसेस किया हो या माइन किया हो ऐसे प्रोडक्ट्स। फिर डिबेंचर, स्टॉक्स एंड शेयर्स, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी आते हैं, डिबेंचर, स्टॉक्स एंड शेयर्स भी आते हैं अलॉटमेंट के बाद। और फिर इन रिलेशन टू गुड्स सप्लाइड, डिस्ट्रीब्यूटेड और कंट्रोल्ड इन इंडिया, गुड्स इम्पोर्टेड इनटू इंडिया, तो या तो इंडिया में जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन या सप्लाई का कंट्रोल है इंडिया में, या फिर उसका इम्पोर्ट हो रहा है इंडिया में, तो भी इंक्लूडेड होगा। फिर मेंबर जो है, जो हमने चेयरपर्सन पढ़ा था वही सेक्शन 8, उसके रिलेशन में जो सेक्शन 1 है वहीं पे मेंबर भी दिया हुआ है। फिर नोटिफिकेशन यानी ऑफिशियल गैजेट में जो भी आएगा नोटिफाई करेगा वो है नोटिफिकेशन। पार्टी का मतलब कंज्यूमर और एनी एंटरप्राइज और अ पर्सन, इसमें उन सबको इंक्लूड करेगा पार्टी या एंटरप्राइज या पर्सन को, ऐसे पर्सनस को इंक्लूड करेगा जिसने सूट इंस्टीट्यूट किया या जहाँ पे प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट की गई, कमीशन वहाँ पे कंसिडर करेगा। एक तो पार्टी जिसने इंस्टीट्यूट किया सूट, दूसरा जो दूसरी पार्टी जिसके खिलाफ हुआ है, तीसरा एनी अदर पर्सन जिसको लगता है कि जो कमीशन है उसको लगता है कि इस पार्टी को भी इसमें प्रोसीडिंग में जोड़ना चाहिए। वैसे तो ये 3 तरह के पार्टीज हो सकते हैं, तीनों कैटेगरी के अंदर कितने भी पर्सन आ सकते हैं, लेकिन कैटेगरीज ये 3 बताइए इसमें। फिर पर्सन के अंदर आते हैं 10 प्रकार के पर्सन। एक तो आता है इंडिविजुअल, दूसरा आता है HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फिर एक आती है कंपनी, फिर एक आता है फर्म, फिर एक आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फिर एक आता है बॉडी कॉर्पोरेट। एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो जरूरी नहीं है कि इंडिया में इनकॉर्पोरेट हो, वो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया भी हो सकता है। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आता है। फिर कॉरपोरेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता हो, और ऐसे कॉरपोरेशन की मीनिंग हम सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट से लेंगे। फिर इन 9 कैटेगरीज के अंदर अगर नहीं है तो एनी टाइप ऑफ आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन अगर इस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है तो उसको भी कंसिडर करेंगे। फिर प्रैक्टिस के अंदर क्या इंक्लूडेड है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। प्रिस्क्राइब्ड मतलब जो भी इस एक्ट में प्रिस्क्राइब किया है। फिर प्राइस का मतलब है इन रिलेशन टू द सेल ऑफ गुड्स और परफॉर्मेंस ऑफ एनी सर्विस, तो सर्विस और जो गुड्स है उसका जो प्राइस है वही प्राइस है। फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है क्लॉज 72 सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट, इसके अंदर जो दिया है तो इसमें स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन और स्टेट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ये सब आते हैं। रेगुलेशंस ये 64 में। रेलेवेंट मार्केट में आ सकता है रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट और रेलेवेंट जोग्राफिक मार्केट। रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट में आ सकता है होमोजीनियस टाइप के गुड्स जो उस प्रोडक्ट के सप्लाई या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जहाँ पे सेम टाइप के जो गुड्स हैं इंटरचेंजेबल हैं और एक दूसरे से सब्सटीट्यूट किया जा सकते हैं, उनको रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट कहेंगे। रेलेवेंट जोग्राफिक मार्केट कहेंगे उन प्रोडक्ट्स का जिस जोग्राफिकल एरिया में होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन है या सेल है, उसको कहेंगे रेलेवेंट जोग्राफिक मार्केट। फिर आ जाते हैं सेटलमेंट के अंदर जो 48A में दिया था, 48B में दिया था, यहाँ पे देखिए 48B में दिया था ये कमिटमेंट और 48A में दिया है सेटलमेंट। फिर यहाँ पे देखते हैं शेयर, तो शेयर्स का मतलब क्या होगा, एनी सिक्योरिटी विच एंटाइटल्स होल्डर टू रिसीव शेयर्स विथ वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स। और स्टॉक्स भी इसमें इंक्लूड होंगे एक्सेप्ट फॉर द स्टॉक्स जिसमें स्टॉक्स और शेयर्स के बीच में एक्सप्रेस और इम्प्लाइड डेफिनेशन दिया हुआ है। तो जहाँ पे स्टॉक को शेयर से अलग माना गया है और वहाँ पे फिर उस स्टॉक या उस शेयर के लिए कुछ अलग राइट्स होंगे या अलग कैटेगरी के अंदर उसको रखा जाएगा या अलग ट्रीटमेंट दिया जाएगा, वैसे वाले स्टॉक को स्टॉक नहीं माना जाएगा। यहाँ पे तो शेयर के सिमिलर मीनिंग के साथ जिसको स्टॉक माना जा रहा है उसको ही स्टॉक मानेंगे। स्टॉक नॉर्मली अमेरिकन टर्म है और शेयर जो है इंडियन टर्म है और इंग्लिश टर्म है। फिर स्टेटूटरी अथॉरिटी, तो सेंट्रल स्टेट प्रोविंशियल एक्ट के अंदर जो भी बॉडी इस्टेब्लिश्ड है जैसे कि अथॉरिटी, बोर्ड, कॉरपोरेशन, काउंसिल, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, उसको कहेंगे स्टेटूटरी अथॉरिटी। ट्रेड का मतलब ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज और कंट्रोल ऑफ गुड्स, उसको कहेंगे ट्रेड। टर्नओवर का मतलब वैल्यू ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और यहाँ पे जो चीज़ों का मीनिंग नहीं दी है, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज बट नॉट डिफाइंड, तो उसका मीनिंग हम लेंगे कंपनीज एक्ट 2013 से। शैल हैव द सेम मीनिंग रेस्पेक्टिवली असाइन टू देम इन द एक्ट।